Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karwa and in this video we are going to talk about research. So if you were wondering what I was doing a minute back, I was meditating. And why was I doing so? Because I recently read a research paper which said that stress can lead to cancer. So it's very important for me to keep myself stress free. And if you too are preparing for NET, for JRF and you're stressed, then beware of it because it can cause cancer. So this was how a research can help a person in making his or her life better. And there are so many students who keep on asking me that research paper 1 में क्यों पढ़ाया जाता है? Why is it a part of paper 1 curriculum? So I would like to tell you guys that paper 1 एक जनरल पेपर है जो सभी नेट के स्टूडेंट्स को देना होता है. एंड कोई भी स्टूडेंट जो नेट क्लियर करता है उसके 2 एम होते हैं. या तो वो यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम करना चाहता है या फिर वो आगे फर्दर पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है. सो इसीलिए पेपर 1 के अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी शामिल है जिससे एक स्टूडेंट का बेस बन जाए रिसर्च के लिए. कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च उसको पता हो जिससे आगे आने वाले टाइम में जब वो रिसर्च करे सो इट वुड बी अ केक वॉक फॉर हिम. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू लुक एट ऑल द मेजर एरियाज विच यू नीड टू कवर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी NET paper 1. So let's get started. So the very first thing that you must study about research is what is a research? What is the nature of research? Research is a very simple thing. It is a systematic and logical procedure in order to get answers of certain questions. For example, I might have a question in my mind that elder sibling or younger sibling में से सबसे ज़्यादा responsible कौन होता है? Is it the elder one or is it the younger one? Now this is a question. In order to get an answer for this question, I will undertake a research जिसमें मैं बहुत सारे elder siblings लूँगी, बहुत सारे younger siblings लूँगी and then I will research कि इनमें से सबसे ज़्यादा responsible behavior कौन show कर रहा है. And after a successful research, I will get an answer. So ये होता है एक research. एंड रिसर्च के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी ज़रूरी है जिन्हें कहा जाता है नेचर ऑफ रिसर्च. एक रिसर्च कैसा होना चाहिए? सो रिसर्च शुड बी साइंटिफिक. साइंटिफिक क्यों? बिकॉज एक साइंस है रिसर्च के पीछे. मैं आज अगर ऐसे ही बाहर जाऊं और मार्केट में जाके रिसर्च करूं, दैट वुड नॉट बी अ प्रॉपर रिसर्च. देयर इज अ सेट प्रोसीजर विच आई नीड टू फॉलो. सो इट इज साइंटिफिक, देन इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस. एक सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करी जाती है. ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले डेटा कलेक्शन में लग जाऊं और बाद में मैं लिटरेचर पढूं उसके बारे में और ऑलरेडी बाद में मुझे जाके पता चले कि ऐसी रिसर्च हो चुकी है. सो मेरी रिसर्च वैल्यूलेस हो जाएगी. सो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को पूरा करते हुए रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना होता है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ वेरिफिकेबल. कोई भी रिसर्च को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ. अगर आज मैंने कोई रिसर्च करी है सो एनीबडी कैन गो इन द मार्केट एंड देन कैन वेरीफाई दैट रिसर्च. वो मेरे सारे जो भी मैंने थ्योरीज यूज़ करी है, जो भी मैंने डेटा यूज़ किया है, उसे वापस से उन पे रिसर्च करके वो वेरीफाई कर सकता है वेदर माई फाइंडिंग इज़ good or whether it is not so good. So this is what research is all about. So सबसे पहले अगर आप research methodology के बारे में पढ़ना चाहते हैं, so become really clear about what is research and what are the nature of research. So after looking at what is research and what is the nature of research, the next important thing that you need to understand is the objective of research. कोई भी रिसर्चर अगर एक रिसर्च करता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं. हम कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते. गवर्नमेंट आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रही है, इतने फंड्स इकट्ठा कर रही है. दैट इज़ बिकॉज रिसर्च के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ टू अचीव न्यू इंसाइट. अगर मुझे कोई भी नई इंसाइट, कोई भी नया तरह का थ्योरी डेवलप करना है देन रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस एंड कैंसर के बीच में एक लिंक है. सो एक नया इंसाइट मिला हमें क्योंकि स्ट्रेसफुल रहने से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इट्स अ न्यू इंसाइट फॉर मेडिकल साइंस. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू जनरलाइज समथिंग. अगर मैं कोई भी चीज़ को जनरलाइज करना चाहती हूँ, कोई भी एक नई थ्योरी को यूनिवर्सल लेवल पे बताना चाहती हूँ, देन रिसर्च विल हेल्प. बिकॉज अगर
मैं रिसर्च करती हूँ एल्डर सिबलिंग और यंगर सिबलिंग में से रिस्पॉन्सिबल कौन ज़्यादा होता है, सो मैं एक सैम्पल, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स या एक सेट ऑफ किड्स के साथ में ये रिसर्च करूँगी, बट लेटर आई कैन जनरलाइज दिस थिंग टू द एंटायर यूनिवर्स। आई कैन से कि इस वर्ल्ड का हर एक एल्डर सिबलिंग यंगर सिबलिंग से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज़ हाउ रिसर्च हेल्प्स in reaching to new generalizations. And another important objective of research is that research helps you in knowing the difference or knowing the connection between two variables. तो दो variables कैसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में बताने के लिए research बहुत help करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक रिसर्च करती हूँ और उसके बाद में ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा एक स्टूडेंट का वेट होता है उतना ही उसमें लेजीनेस ज़्यादा होती है। सो दीज आर टू वेरिएबल्स, वेट एंड लेजीनेस। सो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो ढूंढने के लिए रिसर्च हेल्प करता है। अगर वेट ज़्यादा है तो लेजीनेस ज़्यादा है, लेजीनेस कम है दैट मीन्स वेट भी कम होगा स्टूडेंट का। सो लेजीनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वेट ऑफ अ स्टूडेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। बिफोर नोइंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ अ वेरिएबल। आई बिलीव कि आप सबने मैथ्स पढ़ी होगी अपने स्टूडेंट लाइफ में, एंड मैथ्स में हम पढ़ते थे एल्जेब्रा जिसमें आते थे दो चीज़ें, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू 2, 5, 7, 10, 25। वेरिएबल्स होते हैं x, y एंड z जिनकी वैल्यू वेरी करती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 है, किसी और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 26 है, किसी और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 135 है। सो वेरिएबल इज एनीथिंग विच कैन वैरी। नाउ इफ़ यू लुक एट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यू विल फाइंड कि कोई भी रिसर्च होती है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि स्लीप डेप्रीवेशन का टेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या रिलेशन है, के बीच में क्या रिलेशन है, तो दीज आर द टू वेरिएबल्स, टेस्ट परफॉर्मेंस एंड स्लीप डेप्रीवेशन। नाउ इन दोनों में से एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे हम वैरी करते हैं जानबूझ के। जैसे अगर मैं 100 स्टूडेंट्स लेती हूँ उनमें से 50 स्टूडेंट्स को मैं अच्छे से रात में सोने को दूंगी एग्जाम से पहले दिन, और एक जो सेकेंड ग्रुप है उनको मैं रात भर जगा के रखूंगी। सो व्हाट एम आई वेरिंग इन बोथ द ग्रुप्स? आई एम वेरिंग द अमाउंट ऑफ स्लीप दे आर हैविंग। सो स्लीप इज वन वेरिएबल विच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे मैं इंडिपेंडेंटली वैरी करती हूँ अपनी रिसर्च में। The other thing is the dependent variable, that is test performance. Test performance को मैं vary नहीं कर सकती, उसको मैं change नहीं कर सकती. That would depend upon the student. ये 100 students जब एग्जाम में जाएंगे, so ये sleep के वजह से जिस तरह का पेपर दे पाएंगे दैट वुड लीड टू द टेस्ट परफॉर्मेंस विच इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर मैंने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को सुलाया है एंड स्टूडेंट्स रात भर अच्छे से सोए हैं, सो मे बी वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो टेस्ट परफॉर्मेंस इज लिंक्ड टू, इज डिपेंडेंट अपॉन द स्लीप अ स्टूडेंट हैज़ गॉट। इसके अलावा भी बहुत तरह के वेरिएबल्स होते हैं एक रिसर्च में, जैसे होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। व्हाट आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सुला दूँ बट उसके बाद भी वो एग्ज़ाम में जाता है और उस दिन उसको बुखार है, सो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नो, दैट इज एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल विच इज अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, बट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो स्लीप है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है टेस्ट परफॉर्मेंस, उसको अगर और भी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे टेम्परेचर ऑफ द रूम। अगर बहुत ठंडा है रूम, जो एग्ज़ाम हॉल है उसमें टेम्परेचर जो है एसी का वो बहुत लो है एंड स्टूडेंट्स को ठंड लग रही है, सो मे बी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नाउ हमें ऐसा लगेगा कि स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट बाद में पता चलेगा कि रूम का टेम्परेचर कम होने की वजह से स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सो दीज आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बट स्टिल दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। So the next topic that you need to study for NET exam is hypothesis and types of hypothesis. What is an hypothesis? A hypothesis is a tentative answer to a question.
It can also mean a proposed explanation to a research question. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिसर्च करने जा रही हूँ स्ट्रेस एंड कैंसर के बीच में क्या लिंक है इसके बारे में, सो मैं रिसर्च करने से पहले एक दिमाग में टेंटेटिव आंसर सोचती हूँ कि मे बी मेरी रिसर्च यही बताएगी कि स्ट्रेस ज़्यादा होने से कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. But after researching on several people who are living a stressful lifestyle, I might come up with an answer after the research that stress और cancer के बीच में कोई link नहीं है. After researching a lot of stress free people, I might understand that बहुत सारे stress free लोगों को भी कैंसर हो रहा है. That means that stress और कैंसर का कोई लिंक नहीं है. So मैं शुरुआत करी थी मैंने एक आंसर के साथ which was दैट स्ट्रेस का लिंक है कैंसर के साथ. ज़्यादा स्ट्रेस होने से कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बट आफ्टर द रिसर्च आई माइट find that my answer was wrong. So hypothesis is a tentative answer of a problem which you kind of devise before starting the research, and this particular answer can either be proved right or wrong after the research. There are various types of hypotheses. For example, one common hypothesis is null hypothesis. Null means no. So null hypothesis is very simple. It says that there is no link between the two variables. कोई connection नहीं है दो variables के बीच में. जैसे stress और cancer के बीच में कोई connection नहीं है. अगर stress मुझे बहुत ज़्यादा है और cancer है, that doesn't mean कि stress और स्ट्रेस की वजह से कैंसर हुआ है. सो नल हाइपोथेसिस सेज दैट दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर हाइपोथेसिस व्हिच यू नीड टू चेक, you need to know before you sit for NET exam. The next important thing about research is types of research. So we all know that there are various types of research. Experimentation is one such research. Experiments laboratory में होते हैं when you go to a lab and then you research in controlled environment. सारे factors को control करने के बाद when you do a research, that is called experimentation. On the other hand, there is another kind of research which is observation. So observation is one such kind of research जो बहुत ही normal setting में होता है. For example, if I want to do research on animals, I might go to a zoo and then observe the animals from a distance. So that kind of research is called observation. Another important type of research is ex post facto research. This particular research has been asked in NET exams several times. Ex post facto research is a research in which you target the people who have already been through that particular condition. For example, अगर मेरे को ब्लाइंड लोगों के ऊपर रिसर्च करनी है तो अपनी रिसर्च के लिए मैं लोगों को ब्लाइंड नहीं कर सकती. आई हैव टू टेक पीपल हु आर ऑलरेडी ब्लाइंड. या फिर अगर मुझे अपनी रिसर्च के लिए बहुत ही फैट लोग चाहिए, सो आई वुड नॉट मेक पीपल डेलिबरेटली फैट. That will impact their health condition. I have to take already obese people and then research on them. So ex post facto research is a research in which the particular phenomena has already been occurred. So ex post facto, post means already happened. So ex post facto is a research which is done on a particular group of people who are already affected by a particular thing. The next important thing that you must study are the tools of research. कोई भी चीज़ आप करते हैं, कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं या कोई फर्नीचर आप बनाते हैं, तो यू नीड सेवरल टूल्स विच हेल्प यू इन मेकिंग दैट पर्टिकुलर फर्नीचर और दैट बिल्डिंग. सिमिलरली रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए, बहुत सारे औजार चाहिए जो आपको वो रिसर्च में हेल्प करे. सो वन सच टूल इज़ इंटरव्यू. अगर मुझे कोई भी रिसर्च करनी है तो द बेस्ट थिंग इज़ टू इंटरव्यू दोज पीपल ऑन विच आई एम कंडक्टिंग माई रिसर्च. जैसे देर आर सो मेनी न्यूज़ चैनल्स विच talk about a lot of issues and then they interview several people. उसके बाद उन्हें कुछ results मिलते हैं जिन्हें वो publish करते हैं. That is what a research is all about. Similarly, we have questionnaire which is another tool. आप अगर बहुत सारे students हैं उनको questionnaire देते हैं कि आपको किस type की movies पसंद है. So after that questionnaire data, you might get new insights about students and the kind of movies they would like to watch. So हमें पता चल सकता है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा साइंस फिक्शन पसंद है. They are not so much inclined towards family melodrama. They are more inclined towards comedy or action. So this is a kind of research, and
questionnaire is a tool which will help you to collect data for the research. Another important type of tool is survey. अगर मुझे बहुत बड़ी population पे research करनी है, then the best way is to do a survey. इंडिया में अगर कोई भी नया एक्ट लॉन्च होता है उससे पहले सर्वे करा जाता है, सारे लोगों से पूछा जाता है, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, एंड ओनली आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग दे फाइनली डेवलप अ एक्ट और दे फाइनली टॉक अबाउट अ न्यू लॉ. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ रिसर्च टूल इज प्रोजेक्टिव टेस्ट. प्रोजेक्टिव टेस्ट साइकोलॉजी से बहुत कनेक्टेड है. साइकोलॉजी में देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट विच कैन गिव डिटेल्स अबाउट द सबकॉन्शियस और रिप्रेस्ड डिजायर ऑफ अ person. For example, there's a very famous test called Rorschach ink blot test. In this you will be shown pictures, and in pictures को देख के you need to write a story, you need to create a story, or you need to write what do you think this picture means. Now when a psychologist study your answer, he will get to understand those repressed desires that are there inside you, those suppressed emotions that are there inside you. So this is also another important and interesting way of researching. So these are some popular tools of research. The next important topic that you must study is sampling and types of sampling. Now what is a sample? एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. अगर मुझे रिसर्च करनी है कि आज के टाइम पे एक एवरेज स्टूडेंट कितनी देर वीडियो गेम्स खेलता है, सो मुझे आज की दुनिया में जितने स्टूडेंट्स हैं सब पे ये रिसर्च करनी होगी. नाउ दिस बिकम्स रियली इम्पॉसिबल बिकॉज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, एंड सबके बारे में ये डेटा कलेक्ट करना कि वो कितनी देर वीडियो गेम खेल रहे हैं, दिस विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस टास्क. सो एक रिसर्चर क्या करता है, वो सैम्पल कलेक्ट करता है. अगर हम मानते हैं कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इस दुनिया में, सो उसका एक पार्ट मे बी 10,000 स्टूडेंट्स को मैं लेती हूँ एंड उन पे मैं रिसर्च करती हूँ, और उस रिसर्च की जो फाइंडिंग है उसे मैं जनरलाइज करती हूँ कि अगर ये 10,000 लोग ऐसा कर रहे हैं तो बाकी 1 मिलियन लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे. दिस इज़ वॉट अ सैम्पल इज़ ऑल अबाउट. पॉपुलेशन है, दैट इज़ द एंटायर सेट ऑफ पीपल ऑन विच यू should be doing the research, and sample is a part of population जिन पे आप actually करते हो research, and उसकी finding को आप पूरी population पे generalize करते हो. Now there are various ways to get sample. One simple way is lucky draw. जैसे हमने सारे students के नाम डाल दिए और उनमें से हमने कोई भी 10,000 students के नाम pick up किए, and those people are selected for the research. So this is called simple random sampling. Another, a better way to do sampling is systematic random sampling. In this I arrange the students in one row and then I take up one every 10th student. So हर 10 students को मैं pick up कर लेती हूँ अपनी research के लिए. So 10th number of student is picked up, 10th फिर 20th फिर 30th 40th, इस तरह से I gather a sample. And another type of sampling is cluster sampling. Now what happens is that rather than choosing all these students and creating a havoc in your life, it is better you choose some cluster. For example, मैं इंडिया के कुछ 10 schools को चूज़ करती हूँ और उन 10 schools के जो students हैं उन पे research करती हूँ, and after that finding I will generalize it on the entire population. So that is cluster sampling, जिसमें naturally existed clusters जो हैं, एक natural set में जो students आपको मिलेंगे उस पूरे cluster को you are choosing in order to research. So these are few important ways in which you can take a sample for your research. Now let's move on to the next thing which is important in research methodology. रिसर्च एक बहुत ही नोबल वर्क है. काफ़ी सारे लोग जो रिसर्च करते हैं उन्हें गवर्नमेंट भी एड देती है, देन पीपल लिविंग अराउंड देम दे ऑल्सो सपोर्ट दैट पर्सन इन परफॉर्मिंग एंड डूइंग हिज रिसर्च. बट रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट एंड नोबल एक्टिविटी होने के साथ साथ एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्ट भी है. सो बहुत सारे एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस एक रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है. सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ the researcher that this information should remain confidential. अगर आज मैंने अपनी कोई private information एक researcher को दी है for the sake of his research, he should take care that मेरी information कहीं और leak ना हो. Similarly, अगर हम बात करते हैं
पार्टिसिपेशन की। सो हर एक रिसर्चर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स उसके रिसर्च में हैं वो वॉलंटरीली आए। ऐसा नहीं है उन्हें गन पॉइंट पे लाया जाए, उन्हें धमका के लाया जाए। उनका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उनके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो रिसर्च से कभी भी विड्रॉ कर पाए। ऐसा नहीं है कि आज मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, कल हो सकता है मेरी फैमिली कंडीशंस मुझे परमिट नहीं करे उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, सो आई कैन विड्रॉ एट एनी पॉइंट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अ रिसर्चर शुड एंश्योर दैट इस पूरी रिसर्च में किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई हार्म ना हो। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करनी चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो नो ऑल दीज important research ethics because they are asked in NET exam frequently. The next topic that you must study is about thesis writing. थीसिस लिखने का एक तरीका होता है। एक रिसर्चर ने रिसर्च तो कर ली, बट उस रिसर्च की फाइंडिंग को दुनिया के सामने पेश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उस पेश करने के प्रोसेस को थीसिस राइटिंग कहते हैं। थीसिस का एक सेट फॉर्मेट है जो हर एक रिसर्चर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले यू नीड टू लुक एट द टाइटल, देन यू नीड टू टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट जिसमें आप अपने रिसर्च के बारे में एक सिनॉप्सिस देते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज यू टॉक अबाउट द लिटरेचर रिव्यू। कोई भी रिसर्च करने से पहले आप उस रिसर्च या उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सो दैट इज द लिटरेचर। ओके, सो लिटरेचर के बारे में आप बताते हैं। देन यू टॉक अबाउट द मेथड दैट यू हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू कंडक्ट द रिसर्च। फाइनली यू डिस्क्लोज द रिजल्ट्स। रिजल्ट के बाद में यू हैव अ डिस्कशन। उसके बाद में यू टॉक अबाउट द अपेंडिक्स एंड देन यू गिव ऑल द रेफरेंसेज, ऑल द प्लेसेस फ्रॉम विच यू हैव गैदर्ड द डेटा। सो दिस इज अ सेट प्रोसीजर विच you need to follow whenever you are drafting a thesis, and this set procedure you must remember also, because in NET they might give you some other non-important step and then they'll ask you that out of these steps which is not a step of research or thesis writing. So you must be aware of all the steps so that you can identify that wrong step in the question paper. Last but not the least, we will be looking at some of the important statistical areas that you need to touch when you're preparing for the research topic in paper 1, because research is very closely linked to statistics, and there are times when they put up questions talking about the statistical portions. Okay, so there's a portion called hypothesis testing in which there are a lot of stats involved. You have to make a few calculations in order to get to the answer. So hypothesis testing ke andar there is t-test, f-test, chi-square. So you must be aware of all these things. Then when we look at the graphical representation, then there's a thing called kurtosis. Kurtosis basically means the peakness of a curve. कोई भी curve है research के बाद में when you plot the finding on the graph, तो कर्व कितना पीक है, that is what kurtosis is all about. Then there's another term called skewness which indicates the symmetry. कोई कर्व है वो बहुत लेफ्ट की तरफ है, कोई कर्व है जो बीच में है, कोई कर्व है जो राइट की तरफ इंक्लाइंड है, so that is a measure which is done by skewness. So ये कुछ terms भी आपको पता होने चाहिए, because when I was looking at the previous year papers I found that these terms were also asked in NET exam. So these are also some important things you must keep in mind when you are preparing for NET. So that's it for this video lecture. I have tried to incorporate all the important areas which are important in research methodology. So do make sure that you read the important areas and you prepare accordingly. You can also subscribe to this channel because I'm running a UGC NET paper 1 series specifically for the students who are finding problem in channelizing their preparation for paper 1. So every weekend I post videos concerning paper 1, so you can subscribe to this channel so that you are notified every time I post a video. Apart from that, you can follow me on all the social media channels, because I post all the important updates about UGC NET, about NTA on my social media pages. So if you follow them, you will be notified about these important updates. I'm also running a free GoNet quiz on all these pages. You can visit my website arpitakarwa.com, because in that I am posting all the previous year papers of paper 1, 2 as well as paper 3. So you can go to my website and look at the previous year papers, which will give you an insight about how you need to start your preparation. So that's it for this video lecture. We'll meet soon in the next video lecture. Till the time we meet next,
Happy learning, keep loving literature.